मिनरल की वजह से नहीं है, वो इम्पोर्टेंस अब हिंदुस्तान की वजह से नहीं है, वो इम्पोर्टेंस इस वक्त पीस बोर्ड में इन्होंने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट नहीं किए। हाँ, अगर बाद में इन्होंने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करने हैं चंद दिनों चंद हफ्तों के बाद, वो नहीं कहा जा सकता कि इस स्टेज पे इन्होंने कमिट नहीं किया, इन्होंने कोई टाइम आउट लिया है, ये देख रहे हैं, वो एक हमें अपने जहन में रखना चाहिए। लेकिन अब इसमें देखें कि इसमें ईरान जो है और ईरान के ऊपर जो मुमकिन हमला है, जिसकी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन पूरा फैसला हो चुका है, और अगले चंद दिनों के अंदर ईरान के ऊपर ये भरपूर हमले जो हैं वो किए जाएंगे, जो पहले होने वाले किसी भी हमले से मुख्तलिफ होंगे। इससे पहले जो इक्का दुक्का स्ट्राइक्स की गई, जो आधे घंटे घंटे की स्ट्राइक्स थी, वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ थी। जून में जो 12 दिन की जंग इसराइल ने की थी, वो डेफिनेटली एक जंग थी, लेकिन उसमें अमेरिका का रोल जो है वो इन दी एंड आप चंद स्ट्राइक्स ही कहा था, जहाँ 3 साइड्स को निशाना बनाया गया। लेकिन अब जो चीज़ होने लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये चंद हफ्तों की ये एक ऐसी जंग होगी जो कई हफ्ते चल सकती है। ताहम इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, बिकॉज हम डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, वो इस किस्म की जंग के बहुत खिलाफ है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रिलायंस है कि ये सारा का सारा उनके जो बहरी बेड़े हैं और उनकी एयरफोर्स जो है वो मतवाटर हमले करेगी ईरान के ऊपर, और उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और उसकी मिलिट्री के सारे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ईरान इसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, चीन क्या करेगा ईरान के लिए, रूस ईरान के लिए क्या करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब सबसे पहले इसे हमें 2 दिन पहले CBS ने बताया, फिर हमें CNN से पता चला, फिर हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला कि पेंटागन स्ट्रोक सेंटकॉम जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये बता दिया है कि उनकी तमाम फोर्सेस, जिसमें नेवल एसेट्स हैं, बहरी बेड़े हैं, हवाई जहाज़ हैं बेतहाशा, 100 से ज़्यादा बड़े F-35 हैं, F-15 F-16 है, वो सब इन प्लेस आ चुके हैं। और अमेरिकन मिलिट्री जो है वो ईरान पे एक बड़े हमले के लिए जो सस्टेन हो सकता है कई हफ्तों, उसके लिए तैयार है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पजल है वो सेकंड स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है, जिसे जो जेरल्ड आर फोर्ड, USS जेरल्ड आर फोर्ड है, जो कैरेबियन से चला है 10 दिन पहले, और वो बहुत तेज़ी से पर्शियन गल्फ पहुंचने वाला है। उसको आखिरी दफ़ा जिब्राल्टर क्रॉस करते देखा गया है। जिब्राल्टर क्रॉस करके वो अब मेडिटरेनियन के अंदर आ चुका है, और 22 तारीख को वो ईरान के साहिलों के करीब मिल के, जहाँ ऑलरेडी दूसरा फर्स्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है USS अब्राहम लिंकन ऑलरेडी मौजूद है, और यूँ तमाम अमेरिकन नेवल एस्ट्रक्चर फोर्सेस जो हैं वो इन प्लेस आ जाएंगी ईरान पर हमला करने के लिए। अच्छा, अब एक जोशुआ लीफर एक इसराइली अमेरिकन हिस्टोरियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त येल यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं, और हिस्टोरियन है और मिडल ईस्ट पे उनका सारा काम है। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस छपा है हारिट्स के अंदर, जिसमें जोशुआ लीफर ने ये कहा है कि ये जो जेरल्ड फोर्ड है इसको इतने लंबे डिस्टेंस से, यानी कैरेबियन से इसको मूव किया गया है, जहाँ ये वेनेजुएला के आगे पीछे मौजूद था, और ग्रेट एक्सपेंस में मूव किया गया, और अनयूजुअल स्पीड से इसने ट्रैवल किया है। 36 नॉटिकल माइल्स, पता नहीं 50 किलोमीटर पर घंटा बनते हैं। तो ये, और इसके साथ हज़ारों लोग और सैकड़ों किस्म के एसेट्स इसके अंदर हैं, तो ये विदाउट रीज़न तो यहाँ पे नहीं आया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ईरान के साथ चूँकि एक बहुत कामयाब नेगोशिएशन करनी है, मैं चाहता हूँ कि सारी फोर्स प्रोजेक्शन मेरी फिंगर टिप के ऊपर हो ताकि ईरानी डरें। लेकिन जोशुआ लीफर का आर्गूमेंट ये है कि इस जेरल्ड आर फोर्स ने एंड USS अब्राहम लिंकन ने अब इस्तेमाल होना है। इतनी मैसिव फोर्स एक्यूमुलेशन जो की गई है ईरान के गिर्द में, जो उन 2003 की जो इराक की जंग थी, उसके बाद पर्शियन गल्फ में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इतनी बड़ी फोर्स एक्यूमुलेशन और फोर्स डिस्प्ले या फोर्स प्रोजेक्शन जो है नहीं किया। इसकी एक कॉस्ट है, और ये महज प्रेसिडेंट की भपकियाँ या धमकियाँ लगाने के लिए नहीं है, इसने अब इस्तेमाल होना है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए।